ओके, सो हम यहाँ पर है फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स पर। सो यहाँ पर फ़ेज़ 1 जो है तो वहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे हेल्थी वॉलंटियर्स को लेते हैं, मतलब यहाँ पे पेशेंट्स को नहीं, हम हेल्थी लोगों को लेते हैं, अभी से 25 से 100। पर अगर हमें जैसे कोई ड्रग टेस्ट करनी है, जैसे कि कैंसर ड्रग या एड्स वाली ड्रग, तो उसमें हम बीमार व्यक्ति को ही लेते हैं, हम इसमें हेल्थी वॉलंटियर्स को नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हेल्थी वॉलंटियर्स को लेते हैं विद द एक्सेप्शन। तो इसमें हम चेक क्या करते हैं, हेल्थी वॉलंटियर्स को लेके हम ड्रग की सेफ्टी और उसके टॉलरेबिलिटी को चेक करते हैं कि भाई ड्रग सेफ है कि नहीं, तो हम उसको हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं। और सेफ्टी का एक पैरामीटर ये है कि हम उसमें जो है सेफ़ क्लिनिकल डोजिंग रेंज हम उसको सिलेक्ट चेक करते हैं। तो हम सेफ्टी चेक करते हैं ड्रग की, और उसका जो है सेफ क्लिनिकल डोज, कितना क्लिनिकल डोज सही रहेगा हम वो चेक करते हैं। वो हम कैसे चेक करते हैं, ये डिफ़िकल्ट होता है, पर मोस्टली जो है हम 150 या 110 डोज चेक करते हैं जो हमने देते हैं, जो हमने दिया होता है एनिमल्स को। तो पहला पॉइंट क्या है, सेफ्टी, उसकी टॉलरेबिलिटी चेक करते हैं। सेफ्टी हम चेक करते हैं, सेफ्टी चेक करने सेफ्टी के साथ हम उसका क्लिनिकल डोज, सेफ क्लिनिकल डोज कितना हम ले सकते हैं वो। दूसरा ये है कि हम एनिमल और ह्यूमन और एनिमल्स में क्या फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंस है वो हम चेक करते हैं, और जो डिफरेंस आएगा हम फिर ह्यूमन में चेक करते हैं कि ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स ऐसी, मतलब वो एब्जॉर्ब हो रही कि नहीं, ये हो रही कि नहीं। और टॉलरेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, एक दो पॉइंट हम याद कर रख सकते हैं। तो इसमें पहले हम जो है चेक करते हैं ड्रग की सेफ्टी और उसकी टॉलरेबिलिटी। सेफ्टी हम चेक करते हैं बाय द क्लिनिकल, जो डोजिंग रेंज है हम डिटरमाइन करते हैं। ओके, फिर टॉलरेबिलिटी से आप टॉक्सिसिटी याद रख सकते हैं, और हम फार्माकोकाइनेटिक को कंपेयर भी कर सकते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो क्लिनिकल केस है, क्लिनिकल फेज़ है, ये नॉन ब्लाइंड है, मतलब डॉक्टर और पेशेंट, मतलब जो फार्माकोलॉजिस्ट है उसको और जो हेल्थी वॉलंटियर है उन दोनों को पता रहता है कि ये ड्रग मैं कौन सी ले रहा हूँ। ओके, ताकि हम जो इफेक्ट सही से कर सकें। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट है फ़ेज़ 2 ट्रायल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ड्रग यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ी दिखी तो ड्रग हम इसी में हम निकाल देते हैं, तो फ़ेज़ 3 फ़ेज़ 4 नहीं हो पाते। तो पहली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहला जो पॉइंट बोला वो। दूसरा पॉइंट कि ये पहली बार हम पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं जिनको टारगेट डिसीज़ है, मतलब जो ड्रग हमें जिस डिसीज़ के लिए बनाई है, तो हम वो पेशेंट को यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हेल्थी वॉलंटियर्स को लेते हैं, यहाँ पे हम पेशेंट्स को लेते हैं। इसमें हम मेन जो है उसका सेफ्टी, उसकी सेफ्टी, उसकी टॉलरेबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक्स को हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम मेनली जो है उसकी एफिकेसी, सेफ्टी को हम चेक करते हैं। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो उसकी एफिकेसी, हम उसके यहाँ पे एफिकेसी को चेक करते हैं। अगर ड्रग एफिकेशियस नहीं है तो हम उसे निकाल देते हैं। ओके, तो इसमें दो फेज़ होते हैं, अर्ली फेज़ और लेट फेज़। अर्ली फेज़ में हम कम पेशेंट्स को लेते हैं, और ये जो ट्रायल्स होते हैं ये सिंगल ब्लाइंड होते हैं, मतलब पेशेंट को नहीं पता कि प्लेसिबो ले रहा है या ड्रग ले रहा है, पर जो डॉक्टर या फार्माकोलॉजिस्ट है उसको पता रहता है। इसमें हम जो है उसकी थेराप्यूटिक बेनिफिट, उसकी एफिकेसी और उसके साइड इफेक्ट्स हम मेनली चेक करते हैं। लेट फेज़ है, इसमें हम ज़्यादा पेशेंट्स को लेते हैं, और ये डबल ब्लाइंड होता है। इसमें इन्वेस्टिगेटर और पेशेंट जो है उन दोनों को नहीं पता कि मैं ड्रग ले रहा हूँ या एक नई ड्रग ले रहा हूँ, मतलब प्लेसिबो ले रहा हूँ या एक नई ड्रग ले रहा हूँ। तो ये सब चेक करूँगा तो एक थर्ड पार्टी चेक करती है। इन शॉर्ट ये क्या है, इनमें हम पहली बार जो है हम पेशेंट को लेते हैं। दूसरी बात, अगर कोई ड्रग, इसमें हम उसकी एफिकेसी को चेक करते हैं, उसकी सेफ्टी को चेक करते हैं। साथ ही साथ अगर हमें यहाँ के जो पैरामीटर्स है हम उसको भी एक्सटेंड करके चेक कर सकते हैं। सेफ्टी हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, मेन एफिकेसी और सेफ्टी है। ओके, फिर ये दो पॉइंट्स है। फिर इसके दो फेज़ होते हैं, अर्ली फेज़ और लेट फेज़। अर्ली फेज़ में हम कम ही पेशेंट को लेते हैं और ये सिंगल ब्लाइंड होते हैं। लेट फेज़ में वो डबल ब्लाइंड हो जाते हैं। ओके, सो ये है हमारे दो फेजेस, कंट्रोल, क्लिनिकल, एंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी। फिर हम आते हैं फेज़ 3 पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो, ये तो मोस्टली जो है यूनिसेंट्रिक होता है। ये यूनिसेंट्रिक और मल्टीसेंट्रिक हो सकता है। ये लार्ज स्केल पर होते हैं, मल्टीसेंट्रिक होते हैं। यहाँ पे हम 500 तक पेशेंट लिए थे, यहाँ पे हम 5000 तक पेशेंट जो है ले सकते हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ये रैंडमाइज डबल ब्लाइंड ट्रायल होते हैं। इसमें फ़ेज़ 1 में सिंगल ब्लाइंड था, इसमें मतलब कोई ब्लाइंड नहीं था, ओपन थे, ये नॉन ब्लाइंड ओपन। फ़ेज़ 1 सिंगल ब्लाइंड, फ़ेज़ 2 डबल ब्लाइंड, और ये पूरी तरह से, और ये जो है ये पूरी तरह से डबल ब्लाइंड होते हैं। इसमें हम फर्दर सेफ्टी और एफिकेसी को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखना है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, ये डबल ब्लाइंड होते हैं, मल्टी सेंट्रिक लार्ज स्केल होते हैं, 5000 प्लस पेशेंट्स को हम लेते हैं। तीसरा पॉइंट, इनकी हम सेफ्टी और एफिकेसी को चेक करते हैं, जो हम फर्स्ट सेकंड फेज़ में करते थे। मोस्टली यहाँ पे थेराप्यूटिक बेनिफिट और साइड इफेक्ट, वही मतलब एफिकेसी और सेफ्टी को हम यहाँ पे चेक करते हैं। 3 पॉइंट अपने ये हो गए।
फिर से डबल ब्लाइंड होते हैं, सेफ्टी एफिकेसी को चेक करते हैं, लार्ज मल्टी सेंट्रिक होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखना, इसमें हम क्रॉस ओवर डिज़ाइन लेते हैं। इसमें हमें करना क्या है कि देखिए, पेशेंट के हमें रेंडमाइज 3 ग्रुप बना दे हैं। कंप्यूटर से बनते ही 3 ग्रुप रेंडमाइज होते हैं। ग्रुप 1 में समझो 1000 पेशेंट हो गए, 3000 पेशेंट हो गए, कुछ भी, जैसे हम ग्रुप बनाते हैं। फिर वीक 1, वीक 2, वीक 3 हम उनमें स्टैंडर्ड देते हैं वीक 1 में। फिर एक वीक हम खाली छोड़ते हैं, फिर दूसरे वीक में प्लेसिबो, फिर दूसरा फिर वीक खाली, फिर तीसरे वीक में न्यू ड्रग। तो ऐसे हम मतलब इनको एक ऑर्डर वाइज ड्रग देते हैं ताकि हम उसको स्टडी कर पाए ड्रग को उसकी एफिकेसी और सेफ्टी के लिए। ओके, तो ये हमारा थर्ड फेज। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मल्टी सेंट्रिक लार्ज स्केल होते हैं, हम रेंडमाइज डबल ब्लाइंड होते हैं और सेफ्टी एफिकेसी चेक करते हैं। और चौथा चीज़ जो है वो एक टेबल है, ये क्रॉस स्टडीज़ होती है, ये क्रॉस ओवर डिज़ाइन। ओके, अभी इन तीनों फेज 1, फेज 2, फेज 3 5 से 7 साल लग जाते हैं। 5 से 7 साल जो है ये लग जाते हैं कंप्लीशन होने में। फिर फेज 3 के बाद फेज 4 डायरेक्टली नहीं आता है। इसके बाद जो स्पॉन्सर है जिसने ये ड्रग बनाई है, जो कंपनी है, वो न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA, शॉर्ट फॉर्म्स को NDA बोलते हैं, तो वो NDA फाइल करता है। NDA फाइल करने के बाद वो जाती है, किसको फाइल करेगा भाई? ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ को। इंडिया में कौन है? DGCI, CDSCO भी है, CDSCO उसके नीचे है, मतलब DGCI। ये जाते हैं वहाँ पर। फिर वहाँ भाई ये 1000 पेजेस की होती है, यहाँ पे लिखा था, देखिए, इट कंटेंट थाउजेंड्स ऑफ पेजेस इंक्लूडिंग एवरी डिटेल एंड एवरी डाटा। वो उसको रिव्यू करते हैं, अगर एक्सेप्टेबल है, कंप्लायंस है रेगुलेशन के साथ, तो ड्रग को हम मार्केट में एंटर देते हैं एज अ न्यू ड्रग स्टेटस। ओके, सो अब फेज 3 के बाद भैया हमने फॉर्म भरा न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए NDA का। अगर वो अप्रूव हो गया तो फेज़ 4 में ड्रग आती है, फिर वो मार्केट में एंटर होती है। फॉर्म अप्रूव होने के बाद, NDA का फॉर्म अप्रूव होने के बाद वो ड्रग आती है फेज़ 4 में। फेज़ 4 में वो ड्रग जो है मार्केट में एंटर होती है, तो उसको हम पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, ऐसा नहीं भैया कि मतलब मार्केट में आ गई वो तो हमने इसको मॉनिटर करना छोड़ दिया, हम उसको मॉनिटर कर देते हैं, इसलिए हम उसको फेज़ 4 को हम पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी बोलते हैं। अब अब इसमें क्या होता है कि जो ड्रग है तो भैया फिजिशियन के पास जाएगी, उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर जो मैन्युफैक्चरर है तो फिजिशियन से एक जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी एफिकेसी, एक्सेप्टेबिलिटी और ADR के लिए। अब एफिकेसी जो है हमने फेज़ 2 में कर ली थी, ADR उसके जो एडवर्स इफेक्ट, उसकी जो सेफ्टी हमने फेज़ 1 में मतलब कैलकुलेट कर ली थी। फेज़ 3 में उसका प्रूफ भी मिल चुका था, थेरेपेटिक कन्फर्मेशन भी बोलते हैं फेज़ 3 को। ओके, सो हमने यहाँ पे फिर से क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे हम रियल फील्ड सिचुएशन में ड्रग को टेस्ट करेंगे। वो ड्रग जो है रियल मार्केट में जाएगी, रियल लोगों के पास जाएगी, वो मतलब लोगों के पास जाएगी वो सच में। तो इसमें क्या था कि हम जो है पेशेंट को हम उसको मॉनिटर कर रहे थे। पेशेंट को सिलेक्ट, मतलब पेशेंट को हम मॉनिटर कर रहे थे। हमने सिर्फ 500 से 3000, मतलब वहाँ पे मतलब दूसरी बुक में 5000 लिखा है, पर आप सोच लीजिए मतलब अराउंड 3000 से 5000 प्लस हम पेशेंट लेते हैं। यहाँ पे वो जो ड्रग है तो लाखों करोड़ों लोगों के पास जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि डाटा का जो है कितना बड़ा डिफरेंस है। तो वही है, मतलब यहाँ पे हम एफिकेसी, एक्सेप्टेबिलिटी और जो एडवर्स इफेक्ट है ड्रग के, हम उसको एग्जामिन करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं इन द रियल फील्ड सिचुएशन। ये इंपॉर्टेंस है इस फेज़ का। तो हर फेज़ में हम कुछ ना कुछ फाइंड करते हैं। इस फेज़ में हम जो मोस्टली इडियोसिंक्रेटिक एडवर्स ड्रग इफेक्ट, पहला रेयर साइड इफेक्ट, तो इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट्स फर्स्ट ये हो गया। दूसरा लॉन्ग टर्म यूज से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो, और अनसस्पेक्टेड ड्रग इंटरेक्शंस, जैसे कि 2-3 ड्रग एक साथ जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, FDC जो, मतलब FDC तो अलाउ नहीं करते, पर हम जो ड्रग पता है बोलते हैं ड्रग साथ में ले लो, 3 ड्रग साथ में ले लो, तो वही एडवर्स ड्रग मतलब ड्रग इंटरेक्शंस। तो हम यहाँ पे जो है रेयर रिएक्शंस मतलब ऐसे रिएक्शंस, रेयर ADR मतलब ऐसे ADR जो कि मोस्टली 20,000 या फिर 50,000 में से किसी एक को होते हैं। रेयर एडवर्स ड्रग इफेक्ट या तो फिर लॉन्ग टर्म से जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं वो इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस, अनसस्पेक्टेड ड्रग इंटरेक्शंस, वो ये स्टेज में हम आते हैं। क्योंकि पेशेंट का जो हमारे पास जो सैंपल है वो काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट रियल लाइफ की तरह है, तो यहाँ से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये है इस फेज़ का इम्पोर्टेंट। फेज़ 4 NDA के अप्रूव होने के बाद, न्यू ड्रग एप्लीकेशन के अप्रूव होने के बाद ये जो ड्रग है मार्केट में एंटर होती है, तो हम इसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस बोलते हैं। हम उसकी एफिकेसी, एक्सेप्टेबिलिटी, ADR के लिए हम उसको डाटा कलेक्ट करते हैं। डिफरेंस क्या है अभी रियल फील्ड सिचुएशन के लिए? यहाँ पे हम क्या डिटेक्ट करते हैं? इडियोसिंक्रेटिक ADR, रेयर ADR, लॉन्ग टर्म क्रोनिक ADR, या फिर अनसस्पेक्टेड ड्रग इंटरेक्शंस। क्योंकि हम अब देखिए, ये तो
हम यहाँ पे जो फेजेस कर रहे हैं तो हमें हम सारे ड्रग के साथ उसके इंटरेक्शन तो नहीं कर सकते, पर हम रियल लाइफ में रियल सिचुएशन में हम उसके ड्रग के ADR को हम मॉनिटर कर सकते हैं। फिर मतलब जो है अलग से ट्रायल भी होते हैं स्पेशल ग्रुप्स के लिए। स्पेशल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट लेडी, एल्डरली पर्सनस, या फिर ऐसे पर्सन जिनका कोई क्रोनिक लीवर, हिपेटिक या कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है वो। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट फेज़ है तो वो है माइक्रो डोजिंग स्टडीज़। ये फ़ेज़ 0, क्योंकि ये फ़ेज़ 1 के भी पहले होता है, फ़ेज़ 0। अब आपने देखा कि भाई फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 जो है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप गिन के चलिए 10 से 12 साल लग रहे हैं फ़ेज़ 1 2 3 में, तो भी मतलब काफ़ी लंबा समय लग रहा है, 5 से 7 साल। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर था कि मतलब अ न्यू ड्रग स्टेटस is there for the several years until the drug control authorities are confident about its release to unrestricted marketing। मतलब जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि वो सेफ़ है, हम न्यू ड्रग स्टेटस ही रखते हैं। तो ये काफ़ी जो है काफ़ी खर्च वाली प्रोसेस है, काफ़ी लंबी प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम जो है माइक्रो डोजिंग स्टडी की, और अगर ड्रग कोई फ़ेज़ 4 में आ जाते फेल हो गई, ऐसी काफ़ी ड्रग्स है जो फ़ेज़ 4 में फेल हो गई है, एंड स्टेज पे फेल हो गई है, फ़ेज़ 4 में फेल हो गई है, एंड स्टेज में फेल हो गई है, तो मतलब कंपनी का बहुत सारा पैसा और टाइम दोनों जाता है। तो उससे बचने के लिए हमने फ़ेज़ 0 बनाया है, जिसको हम माइक्रो डोजिंग स्टडीज़ बोलते हैं। ये एक नवी स्ट्रेटजी है जो कि कॉस्ट और टाइम जो रिसर्च में जाता है ड्रग डेवलपमेंट के लिए, उसको हम बचा के रख सकते हैं। ये हम फ़ेज़ 1 के पहले करते हैं, इसलिए हम इसको फ़ेज़ 0 स्टडी बोलते हैं। इसमें क्या है कि हम वेरी लो डोजेस जनरली अबाउट द 100 ऑफ द एस्टिमेट ह्यूमन डोज, अ मैक्सिमम ऑफ विच शुड बी लेस देन 100 माइक्रोग्राम डोज हम लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम जो डोज हम जो फ़ेज़ 1 में दे रहे हैं उसका 100th पार्ट देते हैं। जैसे कि हम इसको समझे हम इसका 1 मिलीग्राम दे रहे हैं, तो हम इसको 0.01 मिलीग्राम देंगे, पर वो मोस्टली जो है 100 मिली माइक्रोग्राम से कम ही होना चाहिए। ओके, तो हम इसको इतना कम डोज देते हैं, मतलब हेल्थी वॉलंटियर से इम्पोर्टेंट है। अब ये इतने कम डोज देने का फ़ायदा क्या है? देखिए, इतना हम कम डोज देंगे तो उससे ना जो क्या बोलते हैं एफिकेसी, मतलब ना ही कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, मतलब ना ही कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगा, ना ही कोई टॉक्सिक इफेक्ट आएगा इतने कम डोज से। पर हम पता क्या लगा सकते हैं? उनके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़, ये इंपॉर्टेंट है। हम उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ हम पता लगा सकते हैं। ओके, तो ना ही वो थेराप्यूटिक डोज मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट, ना ही टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, पर उससे फार्माकोकाइनेटिक जो है वो उसका जो प्रॉपर्टीज रख के हम उसे पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो ये थे सारे क्लिनिकल फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 एंड इंपॉर्टेंट फ़ेज़ 0 माइक्रो डोजिंग स्टडीज़। ओके।